बैंक्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में दर्शकों को रखने चाहिए? हेमंत, देखिए, बैंक्स, जहां तक बैंकों का सवाल है, अगर आप रिटेल फेसिंग बैंक में कोई चयन करना चाहें तो कोटक और एचडीएफसी बैंक सबसे आगे हैं इस चीज में। क्वालिटी ऑफ बुक देखें, कैपिटलाइजेशन लेवल्स देखें, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस देखें, तो उस लिहाज से इन दो में से एक बैंक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको एक बहुत पोर्टफोलियो में एक बहुत इंसुलेटेड स्ट्रांग प्रेजेंस दिलवाएगा। और अगर आप कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स का भी उसमें मिश्रण करना चाहें तो फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक वो पोर्टफोलियो देता है और वो सम ऑफ पार्ट्स देता है, जिसमें इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, ब्रोकरेज है, क्रेडिट कार्ड है। तो जो सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा पीस भी मिल रहा है जो बाकी चीजों का, तो वो आईसीआईसीआई बैंक दे। और आपको ख्याल हो तो क्यूआईबी जब अनाउंस हुआ था, यातिन ने जब ये ब्रेक की थी न्यूज, तब हमने इसको डिस्कस भी किया था कि क्यूआईबी आएगा, लिक्विडिटी एक्स्ट्रा होगी, सप्लाई ओवरहैंग की चिंता ना करें। उस लेवल पे भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वहां से भी मेरे ख्याल से 30 रुपए इसमें 25-30 रुपए की जो इंप्रूवमेंट आपको दिखी है, तो वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, एपिटाइट बहुत स्ट्रांग है। 3 गुना भरने की भी उसमें जो खबर थी उस हिसाब से देखो आप तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी और कोटक यू कैन चूज, बट कईयों को एचडीएफसी से थोड़ा सा वो है कि नए मैनेजमेंट को समय देंगे और वो है, जबकि कोटक एक एस्टैब्लिश्ड बैंक माना जाता है। तो आई वुड बिलीव ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो बहुत बढ़िया आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रेंथ मिलेगी पोर्टफोलियो में। हो सकता है रिटर्न्स वैसे ना आए जो आपको मिड कैप में आप दिलवाते रहते हैं लोगों को, लेकिन एटलीस्ट स्टेडी कंपाउंडिंग वाला जो मामला है वो हासिल हो सकता है। भाई मिड कैप आईटी में इस पर क्या राय है, और बाकी इस समय इसके बीच में शेयर आपको कौन से अच्छे लगते हैं? नहीं हेमंत, देखिए, मिड कैप आईटी का अंदेशा तब से मिलने लगा था जब हमने इम्प्रूवमेंट तो नहीं लेकिन कमेंट्री सुनी टीसीएस की और विप्रो की कि भाई जो वर्स्ट इज बिहाइंड अस, जब इन्होंने कहा। और वो इसलिए कहा इन्होंने कि जो लॉकडाउन हुआ है ग्लोबली, इसमें इन्होंने इतना काम किया है, आईटी कंपनी सक्षम रही काम संपूर्ण करने में और परिपूर्ण करने में कि भाई जो कमिटमेंट्स है उसको ऑनर करने में, जो क्लाइंट्स ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो आई थिंक एक ट्रेंड जो सेट हुआ है वो ये है कि छोटी कंपनी जो फ्लेक्सिबल हैं, जो अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम में भी एडजस्ट करवा सकती हैं, कॉस्ट को मेंटेन करके कम रख सकती हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है वो आगे चल के सिर्फ इंप्रूव हो सकता है। और जो ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड इस 4 महीने का बना चुके हैं, इनको अगले 4 साल भी काम मिल जाएगा। तो इस टाइप का है। और डिजिटाइजेशन का जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कहीं भी गिरावट कामकाज में आएगी, टॉप लाइन ग्रोथ में आएगी। अब लोगों को मार्जिन पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। करेंसी, फॉरेक्स करेंसी हेडविंड्स और उसको मैनेज करने में कितने काबिल हैं, उससे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, परफॉर्मेंस दिखेगी। और आपको ख्याल हो तो हमने काफी समय हो गया उस बात को, मेरे ख्याल से 5-6 हफ्ते हो गए, बिरला सॉफ्ट को भी चुना था 90 रुपए के करीब था, और आज देखिए कहाँ है। तो जिस टाइप का परफॉर्मेंस इस टाइप की कंपनीज ने दिया है, जहां पे टाई अप्स शुरू हुए हैं और स्ट्रेंथ बढ़ी, उसमें से मैं हमेशा याद कराता हूं कि आप जिस प्रकार से टाटा एलेक्सी का आपने इंप्रूवमेंट देखा कि चला नहीं और बाद में एक पीछे से मूव आया, वैसे एक आप एल&टी इन्फोटेक को देखिए। 2 है, एल&टी इन्फोटेक है और एल&टी टीएस मतलब टेक्नोलॉजी सर्विस है। अब ये दोनों कंपनी बड़ी यूनिकली पोजीशन्ड है, और यहां भी कहीं भी ऐसा वो नहीं है कि ये स्लो डाउन में इनको कोई बैलेंस शीट का प्रॉब्लम रहेगा, कैश इनके पास अच्छा खासा है, पेरेंटेज इतना अच्छा खासा है, और माइंडट्री के आने के बाद जो सारा इकोसिस्टम में इनकी प्रेजेंस है तीनों कंपनी की और एक ही पेरेंट की के साथ रहते हुए, उससे बहुत आपको साइनर्जिस्टिक बेनिफिट्स जो हैं वो आगे चल के दिखेंगे। सो आई थिंक एल&टी इन्फोटेक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कंपनी ने ऐसा कुछ खास अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, इस वजह से रेडार पे नहीं आई है, पर इसी लिहाज से आज आपको सस्ते में मिल रही है। सो ये अगर लेके रखेंगे मेरे ख्याल से 2350 की जोन से वेरी इजीली इट कैन डू अबाउट 25-30% ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक बात है। तो देखिए, सही, मैको रेल, दर्जनों कंपनी, आईआरसीटीसी, आपकी फेवरेट वाली कौन सी है? सबसे फेवरेट तो राइट्स है हेमंत। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं जो उनके पास, उससे अच्छा बिजनेस आपको शायद मिल नहीं पाएगा। तो बहुत ही बढ़िया वो है कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करते हैं। और इरकॉन के मेरे ख्याल से नंबर्स कल या परसों हैं, एक आध दिन में है। एक बार वो भी आ जाए तो उसके बाद भी आपको वहां भी एक बहुत क्लियर इंप्रूवमेंट होता हुआ अगर दिखता है या विजिबल। इन सब बिजनेसेस की खूबी ये है हेमंत कि यहाँ
खर्चा नहीं करना कोई विकल्प ही नहीं है सरकार के पास, उनको करना ही पड़ेगा, एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते। और जो मैंने पहले 2 हफ्ते पहले भी समझाया था, कॉनकॉर भी रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट खास अगर इस टाइप के जो आप जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो स्टॉक्स की बात करें, तो राइट्स और इरकॉन आई थिंक विल स्टैंड आउट एज वेरी स्ट्रांग प्लेस। क्योंकि बुरे दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं एनबीएफसी स्पेस में, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में। दीवान साहब, आपके फेवरेट्स कौन से होंगे, बताइए प्लीज। हेमंत, यस, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो एलआईसी के आंकड़ों में दम दिखा आपको, और कैनफिन होम्स छोटी कंपनी है लेकिन काफी हद तक सिमिलर प्रोफाइल वाली है, पेरेंटेज एक बैंक का है, और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज के ऊपर ज्यादा फोकस किया इन्होंने, सैलरी क्लास सेगमेंट पे ज्यादा फोकस किया, उनके भी नंबर्स इंप्रूव्ड आए हैं। तो आपको ये जो अंदेशा मिल रहा है वो ये है कि ये सेक्टर की री रेटिंग कहीं आगे चल के होनी जरूरी है, कि इन्होंने बैंकों के विपरीत इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। बैंक्स में आपको स्ट्रेस आया है लोन्स का इसमें, लेकिन जो हिंदुस्तानी आदमी की एक टेंडेंसी होती है कि अपने हाउसिंग लोन की ईएमआई तोड़ना एक लास्ट रिसोर्ट जैसा माना जाता है। पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इन सब में आप थोड़ा सा वो कर सकते हो डील, लेकिन ईएमआई फॉर हाउसिंग नॉर्मली नहीं होता, और वो आप देखिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे रियल एस्टेट का रैशनलाइजेशन होगा, आपको और लोगों को ये प्रणाली आपको दिखनी शुरू हो जाएगी कि हाउसिंग की तरफ झुकाव जो है वो वापस आता हुआ दिखेगा, और नीचे के रेट्स पे सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही सेल्स बढ़ेंगे, आपके पास रिटेल इंडिविजुअल लोन्स की जो बुक है वो भी हेल्दीली ग्रो होगी, ना कि आप कॉर्पोरेट बिल्डर लोन को ग्रो करें। तो वो लिहाज से अगर आप देखें तो मैं अभी भी, मुझे लगता है आपने H2B2 की बात की, B2 तो हो गया, राजेश सतपुते ने बजाज फाइनेंस में आग लगाई, आशीष ने आज बजाज फिनसर्व को छेड़ दिया है, HDFC बैंक आप काफी हद तक ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दूसरा H है H2 वाला, उस पर ध्यान दीजिए, वो उसमें अभी भी चाल आई नहीं है, और वो एक जगह से वापस बाउंस करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो सप्लाई अब्सॉर्ब हो गई है, वो होगा। और एफआई जब 1400 करोड़ वापस हिंदुस्तान के मार्केट में डाल रहे हैं, तो आप वेटेजेस को इग्नोर नहीं कर सकते। ईटीएफ पैसा जब आना शुरू हुआ है, तो वापस जो हेवी वेट्स है उसकी तरफ ही रहेगा, और उस प्रपोर्शन में अगर देखें, उस मात्रा में पैसा आया नहीं एचडीएफसी लिमिटेड में। तो ये जो 1830 के आसपास का जो आपके रेट दिख रहा है, ये बहुत आसानी से ये 2000 तक भी जा सकता है। और ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म बेट, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड जो है हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी अंडर रेटेड है या अंडर प्लेड है, तो उसको आप कर सकते हैं, दो टैक्टिकली भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी कर सकते हैं।